हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम एंजाइटी के बारे में, जो कि पूरे देश में इस समय 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं और अलग अलग राज्यों में भी बोर्ड एग्जाम्स शुरू हो चुके हैं। तो आजकल सोसाइटीज़ में एग्ज़ाम को लेकर के बहुत ज़्यादा लोगों में, बच्चों में डर देखा जा रहा है। तो ये एग्ज़ाम एंजाइटी क्यों होती है, कहाँ से भाई ये पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स इस समय बहुत ज़्यादा तनाव में देखने के लिए मिल रहे हैं इस समय, प्लस टीचर्स जो हैं, टीचर्स भी इस समय बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं। तो इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट का पैनल मौजूद है। हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर विक्रम सिंह, जो कि एक न्यूरो साइकेट्रिस्ट है साइनेप्सिस न्यूरो साइकेट्री क्लिनिक से। हमारे साथ हैं नम्रता उपाध्याय, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट साइनेप्सिस न्यूरो साइकेट्री क्लिनिक से। और हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर आबिद हुसैन, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, असिस्टेंट डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर एंड प्रोग्राम ऑफिसर NSS जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली से। तो आज हम इन एक्सपर्ट से आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे एग्जाम एंजाइटी के बारे में। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे ये एग्जाम एंजाइटी होती क्या है। तो डॉक्टर विक्रम जी से हम जानेंगे कि एग्जाम एंजाइटी होती क्या है। थैंक यू विशाल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो पिछले 50-60 साल से एकेडमिक रिसर्च में एक बहुत इन्वेस्टिगेटेड टॉपिक रहा है कि एग्जाम एंजाइटी कैसे होती है, क्यों होती है। एग्जैक्ट नंबर बताना बहुत मुश्किल है कि कितने स्टूडेंट्स को होती है, बट जो डेटा आया है इंडिया से भी वो बताता है 21 से 25% स्टूडेंट्स को, ये 10th एंड 12th सैंपल साइज था 10th एंड 12th क्लास के बच्चों का, 21 से 25% लोगों को एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ एंजाइटी होती है और 25% लोगों को हाई नॉर्मल, बच्चों को हाई नॉर्मल एंजाइटी होती है। और इसी तरह का डेटा यूरोप और यूएस में भी देखा गया है। तो अगर बिफोर हम ये बात करें कि एग्जाम एंजाइटी क्या होती है इन पर्टिकुलर, हम थोड़ा एंजाइटी के बारे में बात करते हैं कि एंजाइटी क्या होती है। तो अगर हम अपने दिमाग को 3 भागों में डिवाइड करें, जैसे एक भाग है जो सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें हार्ट रेट, ब्रीदिंग, स्लीप वेक साइकिल, ये सब है। एक थिंकिंग के लिए है जो ह्यूमन रेस के लिए इन पर्टिकुलर वो है, जिसमें प्लानिंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। और एक दिमाग जो सब में देखा जाता है, इवन प्रिमिटिव में, वो होता है इमोशनल दिमाग। ये इमोशनल पार्ट, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में सब कॉर्टिकल पार्ट कहते हैं, जिसको ब्रेन बहुत प्रेफर करता है हर एक्टिवेशन में, वो इन्वॉल्व होता है कि डिटेक्ट कैसे करे थ्रेट को, उसका रिस्पॉन्स क्या होगा और बॉडी क्या करेगी। ये तीनों ब्रेन के पार्ट कंट्रीब्यूट करते हैं एक बॉडी को फील करवाने में एंजाइटी, या बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करे। मैं थोड़ा सा टच करना चाहूंगा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एमिग्डाला का, ठीक है, जिसको हम इमोशनल सेंटर कहते हैं लैंग्वेज में। वो आप सोचो एक स्मोक डिटेक्टर है, उसका पूरे टाइम वो ऑन रहता है, वो देखता रहता है कि एनवायरनमेंट में क्या स्ट्रेस है, कोई थ्रेट तो नहीं है। और जैसे ही वो एक्टिवेट होता है, वो हमारे बॉडी को सिग्नल्स भेजता है कि भाई थ्रेट आ रहा है, कुछ फियर, जिसको हम फियर रिस्पॉन्स कहते हैं, जिसका मतलब होता है या तो आप लड़ो या भागो या फ्रीज हो जाओ। इसमें क्या होता है, इसमें हार्ट रेट ऊपर हो जाती है, डीप ब्रीदिंग शुरू हो जाती है, पसीना आना शुरू हो जाता है और भी चीजें होती हैं। बट ये स्मोक डिटेक्टर है, अगर थ्रेट नहीं है तो इसको बंद हो जाना चाहिए। बट कई लोगों में ये बंद नहीं होता और ये चलता रहता है, और इसकी वजह से बॉडी हर समय एक हाई स्टेट फंक्शन में रहती है और छोटे से छोटा थ्रेट वो मैग्नीफाई कर देती है। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जांपल लें। हम एक अकेली सड़क पे चल रहे हैं और वहां से हमें 4 लड़के आते हुए दिख रहे हैं जो फुल गा रहे हैं या वो कर रहे हैं। हमारा एमिग्डाला एक्साइट हो जाएगा और बॉडी को बोलेगा ये कोई सिचुएशन हो रही है, क्या किया जाए। बॉडी सिग्नल भेजेगी हमारे आगे वाले ब्रेन को, जो प्रीफ्रंटल जिसको कहते हैं, जो फंक्शनिंग देखता है। वो फटाफट अपनी मेमोरी डायरी खोलेगा और वो देखेगा कोई ऐसा पुराना बैड एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ। अगर बैड एक्सपीरियंस होगा तो बॉडी स्ट्रेस रिस्पॉन्स करेगी, अगर नहीं होगा तो हो जाएगा। इसी तरह स्ट्रेस एंजाइटी में और एग्जाम एंजाइटी में ये देखा जाता है। इन बच्चों का जो रिस्पॉन्स होता है, इमोशनल रिस्पॉन्स, बिकॉज प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा रहा, अनएक्सपेक्टेड उनके क्या रीजंस थे, उसकी वजह से हमारे उन बच्चों के कॉन्शियस अवेयरनेस से बाहर ये रिस्पॉन्स हाई हो जाता है।
और उसको हम स्ट्रेस एंजाइटी कहते हैं। तो हमें बेसिकली समझना है ये पूरा पार्ट एक एंजाइटी के स्पेक्ट्रम पे है, तो उससे एग्जाम एंजाइटी या वो हमें डॉक्टर विक्रम जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब हम चलते हैं नम्रता उपाध्याय जी के पास, जो कि एक बहुत ही फेमस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं न्यू दिल्ली में। तो मैम, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये एग्जाम एंजाइटी आपके पास इस समय किस तरह के जो पेशेंट हैं या फिर बच्चे आ रहे हैं, आप उनको किस तरीके से हैंडल करते हैं? एग्जाम एंजाइटी के बारे में थोड़ा साइकोलॉजी तरीके से बता दें। तो जो केसेस हमने यहाँ देखे हैं अपने क्लिनिक के अंदर, तो उसमें स्ट्रेस इस तरीके से आता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा, उनके अंदर एंटिसिपेटरी एंजाइटी होती है। मतलब कई बार वो पहले से ही एक तरीके से मन में ये धारणा बना के रखते हैं कि एग्जाम मेरा खराब ही जाने वाला है। ठीक है, कई दफ़ा मैंने ये भी देखा है कि बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स जो हैं वो ज़्यादा अधिक चिंतित हैं। मतलब उनकी एक्सपेक्टेशंस का भी जो एक तरीके से बर्डन है वो बच्चे उठा रहे हैं। और जैसे अभी नम्रता जी आप कह रही थी कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं और बच्चे प्रेशर लेते हैं अपने ऊपर, नो डाउट। जैसे हम लोग अपना यूनिवर्सिटी में हम देखते हैं, जैसे हम लोग अब स्कूल में प्रोग्राम, स्कूल के एग्जाम शुरू हो गए हैं, तो स्कूल के एग्जाम से पहले हम लोग वहाँ पे उनके लिए वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं और उसमें बच्चों की प्रॉब्लम देखते हैं कि उन्हें क्या, किस चीज़ से उन्हें स्ट्रेस है। तो उनके ऊपर सबसे बड़ा दो प्रेशर होते हैं। एक प्रेशर तो ये रहता है जैसे जो बच्चे 12th में हैं कि उनका पेपर कैसे जाएगा। दूसरा उनके ऊपर एक प्रेशर ये रहता है कि उन्हें एडमिशन चाहिए अच्छे कॉलेज में। जैसे आपने देखा होगा जो नीट की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, जैसे कोटा का एग्जाम्पल ले लें, वहाँ पे कितने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। रीज़न क्या रहता है कि उनके ऊपर फैमिली का प्रेशर रहता है। उन्हें ये पता होता है कि अगर हमने ये क्रैक नहीं किया तो हमारी फैमिली क्या करेगी। तो ये सारे इश्यूज हम देखने को मिलता है जो सोसाइटी में। जैसे कॉलेज का ही होता है, जो कॉलेज में जिसने ग्रेजुएशन कर रहा है उसे इतनी एंजाइटी कम होती है, वो थोड़ा सा उतना स्ट्रेस नहीं लेता। बट जो स्कूल के बच्चे हैं वो स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं क्योंकि उनके ऊपर पीयर प्रेशर प्लस फैमिली एंड सोसाइटी का प्रेशर रहता है। तो ये सारी चीजें हम लोग उसमें देखते हैं। अब इस समय बहुत अच्छा बताया हमें इसके बारे में। अब नम्रता उपाध्याय जी, अब आपसे मेरा प्रश्न है कि ये एग्जाम एंजाइटी जो होती है, आप यदि आपके पास कोई पेरेंट्स आता है किसी बच्चों को लेकर के और वो बहुत ज़्यादा फियर में है, उसको पसीना आ रहा है या फिर जो है उसको जो याद कर रहा है वो भी ब्लैंक हो रहा है, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा एग्जाम एंजाइटी है, तब आप उसको किस तरीके से डील करेंगे, उसको क्या कहना चाहेंगे? तो ऐसे केसेस में तो विशाल जी हम ज़रूर ये जानने की कोशिश करते हैं कि उस एंजाइटी का सोर्स क्या है। वो जो बच्चा इतना स्ट्रेस फील कर रहा है वो किस वजह से कर रहा है। अलग अलग बच्चों में अलग अलग तरीके के फैक्टर्स हो सकते हैं जो उनके एंजाइटी के लेवल को इम्पैक्ट करते हैं। तो अगर उनकी एंजाइटी इस वजह से, खुद की एंजाइटी, जैसे कई बार बच्चे बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं, उन पे पीयर प्रेशर भी होता है कि बाकी के मेरे दोस्त अच्छा कर रहे हैं तो हम भी उस हिसाब से अच्छा करें। कई बार जैसे जो रैंक होल्डर्स होते हैं उनके ऊपर प्रेशर होता है अपनी रैंक को मेंटेन करने का, तो उसके वजह से वो एंग्शियस है। कई बार ये स्ट्रेस जैसे फैमिली से आ रहा होता है कि फैमिली चाहती है कि आप इतने % नंबर लाओगे तो आपको ये कॉलेज मिलेगा, ये सब्जेक्ट मिलेगा, नहीं लाओगे तो आपका फ्यूचर जो है वो बिल्कुल ख़राब है। कई बार रिलेटिव्स का इसी तरीके से, जो सोसाइटी का प्रेशर बोल रहे हैं, तो सोसाइटी का प्रेशर जो होता है वो नेबर्स, रिलेटिव्स, यहीं से आ रहा होता है कि लोग क्या कहेंगे, इतना कम नंबर आया। अगर फैमिली में कोई है जैसे भाई बहन है या वो हाई अचीवर्स हैं, तो मैंने कई बार ऐसे केसेस में देखे कि ऑटोमेटिकली जैसे होता है ना, बच्चों पे प्रेशर होता है पेरेंट्स का, सोसाइटी का, इन टर्म्स ऑफ की फैमिली नेबर्स सब ये एक्सपेक्ट करते हैं, और नहीं अच्छे नंबर आए तो आपका तो भविष्य जो है वो अंधकार में है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट थिंग फर्स्ट विशाल जी कि मैं उस रूट कॉज को आइडेंटिफाई करूं, उस बच्चे के हिसाब से एक उसको काउंसलिंग देने के लिए। ठीक है, एक बार ये रूट कॉज स्टैब्लिश हो जाता तो ट्रीटमेंट ईजी हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा हमने देखा है कि फिर उसके बाद एक जनरल मैनेजमेंट भी हम बताते हैं कि आप कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या फिर जो स्टडी मैनेजमेंट होता है, टाइम मैनेजमेंट करना, टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स बिटवीन द स्टडीज, ये कई सारे टेक्निक्स है जो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। बट ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट आई थिंक आबिद सर जो इनमें वर्कशॉप्स ले रहे हैं और उनको पेरेंट को भी एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको भी इस पूरे प्रोग्राम में, इस पूरे थेरेपी में इंक्लूड करें। राइट सर, व्हाट डू यू फील? नहीं, बिल्कुल सही है। जैसे हमारे यहाँ पे हम लोग जो हमारा यूनिवर्सिटी काउंसलिंग गाइडेंस सेंटर है जामिया का, और उसमें हम लोग क्या करते क्या है कि जो हमारे, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में 5 स्कूल्स हैं, नेबर कम्युनिटी में भी हमारे स्कूल्स हैं, तो वहाँ पे हमारे पास आउटरीच आता रहता है, बच्चे आते हैं, उनकी हम काउंसलिंग करते हैं।
तो उनको हम सिंपल पहले हम जैसा आपने बताया उनके रूट कॉज जाने का, सबसे बड़ा उनका रूट कॉज ये होता है कि वो एक तो कुछ बच्चे तो फैमिली में रहते हैं, उनको फैमिली के साथ वो अपना रहते हैं, कुछ बच्चे होते हैं कि जो हॉस्टल में रहते हैं या रूम लेके रहते हैं, उनके सामने चैलेंज ये रहता है कि वो उस टाइम को कैसे मैनेज करें। कभी कभी फाइनेंशियल प्रेशर भी उनके ऊपर रहता है कि उन्हें फॉर्म भी फिल करने हैं, यूनिवर्सिटी के मतलब एडमिशन के लिए भी उनके ऊपर प्रेशर रहता है। तो उसे हम सिंपल बच्चों को, पेरेंट्स को ये कहते हैं कि आप अपने बच्चे पे प्रेशर ना बनाइए और अपने बच्चों के फ्रेंड बन के साथ में काम कीजिए, उनके दोस्त बन जाइए। जो बच्चा उसको जिस स्ट्रेस में, अगर पेरेंट्स अपने बच्चे के दोस्त बन जाते हैं और वो उसकी बात सुनने को तैयार रहते हैं, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालते, पहले उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें कि बच्चा परेशान क्यों है। कुछ केसेस में देखने में यह आया है कि अभी हमारे 2-3 केस स्टडी ऐसे सामने आई हैं सोसाइटी में कि पेरेंट्स ने कुछ कहा अपने बच्चे को और बच्चे ने जाके ऊपर जाके अपने आप को हैंग कर लिया। अभी हमारे यहाँ पे कुछ एक केस स्टडी हुई है हमारे स्कूल में, लेकिन उसमें क्या रहता है कि वो ये सोसाइटी में हर बच्चे को ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाइफ आपको एक बार मिल रही है। आप जरा सी परेशानी की वजह से अपने आप को खत्म कर लेना या जिंदगी को खत्म कर देना, ये हमें बच्चों को बताना है कि जिंदगी में चैलेंजेस आते रहते हैं। आज आप एडमिशन के लिए चैलेंज है, आज आप पढ़ाई के लिए चैलेंज कर रहे हैं, कल को आपको सोसाइटी में जाना है तो आपको जॉब के लिए चैलेंज करना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव दौर है, आपको उसमें आगे बढ़ना है, तो ये छोटे छोटे हर्डल से नहीं डरना, छोटी छोटी परेशानी है। तो उसमें हम पेरेंट्स को कहते हैं कि आप इनके दोस्त बन जाइए, इनकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए और इनके साथ मिलकर उन पर कोई प्रेशर मत बनाइए। पहले ये होता था कि जब हम लोग पढ़ते थे, आपको याद होगा, हमें इतना प्रेशर रहता था कि आपको साइंस में जाना है, डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, फैमिली का ये प्रेशर रहता था। और इतने हमारे पास इतने एक्सपोजर नहीं होते थे, क्योंकि हमारे पास कोई उस टाइम पे ग्लोबलाइजेशन का दौर नहीं था, ये मोबाइल फोन हमारे पास नहीं थे। आज के टाइम में सबसे बड़ा स्ट्रेस का कारण जो है वो ये मोबाइल फोन है, जिसे हम साथ में लेके चलते हैं। बच्चे ये डिस्ट्रैक्ट इतना करता है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पता चला फ्रेंड का फोन आ गया, वो खुद ने तो पढ़ाई तैयारी कर ली लेकिन वो व्हाट्सएप पे लग गया, सोशल मीडिया पे चला गया। इसका स्ट्रेस का एक दूसरा कारण ये सोशल मीडिया, जो बच्चे इसमें आजकल इंस्टाग्राम पे या रील बना रहे हैं, वो भी एक कारण रहता है। ये स्ट्रेस इससे रिमूव भी होता है और स्ट्रेस ये हमें दे के भी जाता है। दोनों कॉजेज इसमें देखने को मिलते हैं। जो आजकल रिसर्चेस हम करा रहे हैं उसमें इसका एक बहुत बड़ा रोल रहता है कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट हमारी पर्सनल लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है, और जिससे बच्चे काफी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई को ध्यान में अलग रख के सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, और जिस वजह से उन्हें कहीं ना कहीं एंजाइटी होती है। पता चला कि एक फ्रेंड ने कह दिया कि मैं तो इस कोर्स के लिए तैयारी कर रहा हूँ। आज के टाइम में सबसे हर बच्चों को ये रहता है कि उसका एडमिशन अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हो जाए, या फिर वो अब्रॉड जाने की आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो हर बच्चा चाहता है कि उसका एडमिशन बाहर हो जाए। कुछ फैमिली तो अफोर्ड कर लेती है, बस कुछ मिडिल क्लास फैमिली उस चीज को अफोर्ड नहीं कर पाते। तो वही जो आप लोग सब बोल रहे हो राइट है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बहुत हो गई। जी बिल्कुल सर। और एक और चीज हमें ध्यान रखनी है जो मेरे हिसाब से फैमिली को एजुकेट करना चाहिए, डिप्रेशन, रियल डिप्रेशन भी एक कॉज हो सकता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम, मेरे हिसाब से वर्ल्ड का एजुकेशन सिस्टम स्ट्रेसफुल है। बच्चे शुरू से स्ट्रेस में होते हैं। मेरे को अभी लग रहा है 3rd 4th से ही बच्चों को स्ट्रेस में जाना है कि भैया IIT, मैं देखता हूँ IIT कोचिंग 6-7 से ही शुरू हो जाती है। तो वो एक्सपेक्टेशन रियल डिप्रेशन कॉज कर सकता है, जिसके लिए यू नीड प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट। ADHD बहुत कॉमन कॉज बन रहा है, पुअर कंसंट्रेशन, अटेंशन, इनएफिशिएंटनेस का, जो आगे जाकर ग्रेड्स को इफेक्ट कर सकता है। तो हमें टोटल कम्युनिटी, सोसाइटी को लेकर एजुकेशन ऑफ फैमिली, स्टूडेंट, जैसे सर काउंसलिंग, कॉलेजेस में जाकर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मेरे सबसे फॉरमोस्ट आनी चाहिए टोटल एजुकेशन सिस्टम। डॉक्टर विक्रम जी से मेरा एक सवाल और है सर, ये एग्जाम प्रेशर और एंजाइटी को हल्के में क्यों नहीं लेना चाहिए? पेरेंट्स जो हैं या फिर टीचर हों या बच्चे भी इसको हल्के में ले लेते हैं। इसको हल्के में ना लेकर के इसको किस तरीके से, क्या क्या उनको सावधानी बरतनी चाहिए, किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करें जिससे उनका एग्जाम में भी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा हो? तो आपने आंसर ही उसमें दे दिया है क्वेश्चन में कि इसलिए हल्के में नहीं रहना चाहिए क्योंकि इससे आपका जो एग्जाम टेस्टिंग परफॉर्मेंस है, जो आपका रिजल्ट है, जो आपकी कैपेसिटी या एबिलिटी है परफॉर्म करने की, वो कम हो जाएगी। बॉडी माइंड आपको साइंस एंड सिम्टम्स देता है,
वो बताता है कि मैं स्ट्रेस में हूँ, स्टार्ट आस्किंग फॉर हेल्प। और मैं अपने जो मेरे हमारे क्लाइंट्स आते हैं, जो हम लोग सेमिनार्स करते हैं, उसमें बोलते हैं हेल्प लेना वीकनेस का साइन नहीं है, हेल्प लेना स्ट्रेंथ है कि मेरे को प्रॉब्लम है, आई नीड हेल्प, दैट इज अवेयरनेस। और दूसरा पार्ट आपका ये है कि अगर आपकी बॉडी कंटिन्यूस, जैसे मैं बता रहा था, एंजाइटी में रहेगी, आपका एक नया बेसलाइन बन जाएगा एंजाइटी। जैसे एग्जांपल हम सब हैं, हम अभी 0 एंजाइटी पे हैं या 1 एंजाइटी पे हैं। अगर हमारा एंजाइटी कंटिन्यूस रहेगी, बेसलाइन 4 बन जाएगा, स्केल 0 to 10 लेते हैं, 10 वर्स्ट है, तो आपका बेसलाइन 4 हो गया। आप कंटिन्यूसली एंजाइटी पे रहते हो, कुछ करते नहीं हो और उसको सिर्फ डिनायल मोड में रहते हो, तो छोटा भी स्ट्रेस जो लाइफ में आना ही आना है, चाहे वो आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओ, वहां भी एकेडमिक प्रेशर होगा, अच्छी नई यूनिवर्सिटी में जाओ, वहां भी परफॉर्मेंस प्रेशर होगा, वो आपके स्ट्रेस लेवल को एक्सपोनेंशियली, मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगा, जहां आपको पैनिक अटैक्स आ सकते हैं, जहां लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है। सो इसीलिए इंपॉर्टेंट है पहले ही उस साइंस सिम्टम्स को पकड़ा जाए एंड प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए। जी, नम्रता उपाध्याय जी से मेरा सवाल है, मैम ये तो बात रही बोर्ड एग्जाम्स की। अब यदि कोई कंपटीशन एग्जाम्स हो तो उसमें भी हम बिफोर एग्जाम से पहले अपने आप को किस तरीके से शांत रखें? एग्जाम्स तो देखो हमेशा ही बच्चों के लिए, जो भी बैठ रहा है उस एग्जाम में, उनके लिए बहुत स्ट्रेसफुल टाइम होता है, एनी विच वेज। अगर आप किसी को ज़्यादा होगा, किसी को कम होगा, ठीक है, नर्वसनेस बहुत ज़्यादा रहेगी उस पूरे ड्यूरेशन में, ठीक है। सो अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ठीक है, आई एम गोइंग टू गिव माई बेस्ट एफर्ट। हम मेरी जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से मैं अपना 100% दूंगा। वी विल नॉट फोकस ऑन द आउटकम ऑफ द रिजल्ट जब हम एग्जाम, जबकि हमने लिखा भी नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम ज़्यादा एंशियस इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम आगे की सोच रहे होते हैं, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, हमारे लाइफ को ये कैसे इम्पैक्ट करेगा। कई बार बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके माइंड में चर्निंग चलती है, ठीक है, थोड़ा आप मतलब उसके बारे में सोचो, बट ऐसा नहीं कि पूरे टाइम आप उसी में प्री ऑक्यूपाइड हो, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि ठीक है, आई एम गोइंग टू जस्ट टेस्ट माई सेल्फ, मेरी जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से मैं मेहनत करूंगा या करूंगी और एग्जाम में मैं बैठूंगा, ठीक है। एक कामनेस रहेगी, बेसलाइन कामनेस। देन ऑलवेज स्ट्रैटेजाइज। कई बार देखा है कि बच्चे बहुत हैफज़र्ड पढ़ाई करते हैं, उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है कि पढ़ाई करने के लिए, जो किताब मन में आए पढ़ने का वो पढ़ रहे, किसी भी टाइम पे पढ़ रहे, दिस इज ऑलवेज रॉन्ग। आप हमेशा एक प्लान बना लो अपने हिसाब से कि आपने आज ये किताब का ये टॉपिक पढ़ना है और इसको इतने दिन में, इतने घंटे में मुझे फिनिश कर देना। जैसा भी आपको एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो आपके लिए यूनिक है, आपने उसको स्ट्रैटेजी की। सेकेंडली, कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, हमारी पूरी लाइफस्टाइल खराब हो जाती है, हम रात रात भर जग रहे हैं, खाने पीने का ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये सब हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी को कम करती है। अगर आप रात में अच्छी नींद नहीं लोगे तो अगले दिन आपका कंसंट्रेशन जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। बजाते अगर रात को आपने पूरी नींद ली, योर एबिलिटी टू रिटेन, जो कहते हैं मेमोरी, ब्रेन की जो पावर होती है जिसमें आप रिटेन कर पाते हो, वो बढ़िया रहेगी। तो आप उस हिसाब से पढ़ाई करेंगे। खाने को हम हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं कि खाने में टाइम वेस्ट होगा, नहीं खाते, कम खाते, जबकि आपकी हमारी बॉडी को तो न्यूट्रिशन चाहिए, और स्पेशली इस टाइम पे जब ओवर वर्क कर रहा है, ठीक है, तो खाने पीने का भी हमें बेसिक ध्यान देना पड़ेगा, राइट। सो व्हाट डू यू थिंक डॉक्टर आमिर, देखिए, व्हाट जैसे एल्स कैन वी डू हियर? नहीं, सिंपल इसमें ये है कि जैसे हम लोग क्लास पढ़ाते हैं तो उसमें कुछ बच्चे आते हैं वो क्लास नहीं करते, तो मैं उनसे पूछता हूँ क्लास क्यों नहीं आते, तो कहते सर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने बेटा एक चीज़ है, तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो, लेकिन अगर जो तुम्हारा मेन है कि तुम ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी की तैयारी या जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, पहले एक पे फोकस बनाओ, पहले जो सामने गोल है पहले आप इसे कंप्लीट करो। या कुछ बच्चे हमारे यहाँ पे होता है कि जैसे हमारे यहाँ पे यूपीएससी की कोचिंग बहुत अच्छी है, आईएएस की कोचिंग बहुत अच्छी है और हर साल बहुत पॉजिटिव रिजल्ट निकलता है। 35-40 बच्चे हमारे सेलेक्ट हो जाते हैं आईएएस आईपीएस वगैरह में, बहुत अच्छा रिजल्ट चल रहा है जो हमारी कोचिंग इस टाइम बेस्ट में आती है। तो मैं उन बच्चों से, कुछ जो बच्चे हम लोग उनसे बात करते हैं, जो हमारे स्टूडेंट टच में रहते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि एक अपना एक अल्टरनेट गोल भी लेके चलना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि हमने 5 अटेम्प्ट कर लिया, 5 अटेम्प्ट के बाद में हमने अपने लाइफ के 5 साल एक कंडीशन, एक टेस्ट को निकालने में निकाल दिए, लेकिन आफ्टर 5 इयर्स अब मेरे पास क्या अल्टरनेट गोल है कि मैं 5 साल बाद क्या करूँ।
मैं कहाँ जाऊँ, क्या मुझे करना चाहिए। तो वो सारी चीजें ध्यान में रखते हुए विशाल जी, तो हम बच्चों से कहते हैं कि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो तो अपना अल्टरनेट गोल भी लेके चलना चाहिए। अगर किसी वजह से, जैसे हम कुछ बच्चे मास्टर करते हैं और वो डबल एमए करने की बात करते हैं, मैंने कहा नहीं, डबल एमए करने से कोई बेनिफिट नहीं है। मैंने डबल एमए करने से चाहे कि आप अपने रिसर्च में एडमिशन ले लो, कोई नेट जेआरएफ वगैरह निकालो, जिससे कि अगर कल को आप अपने अगर एक गोल में आप फेल होते हो तो आपके पास अल्टरनेट गोल आपके पास सामने है, आप उसे अचीव, तो उससे क्या होता है, उनके कोई स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज एक देखने में ये आई है कि बच्चे जब तक पढ़ाई नहीं करते, जब तक एग्जाम की डेट ना आ जाए, एग्जाम की डेट आने के साथ ही उन्हें यूज स्ट्रेस हो जाता है, और वो उनकी कॉपी किताब और वो फिर अपने नोट्स, हमें अपने कॉलेज लाइफ याद आ जानी चाहिए। हम लोग कब पढ़ते थे, जब जिस टाइम पे एग्जाम की डेट आ जाती थी, और फिर हम एक एग्जाम देने के बाद में ये सोचते थे ये पेपर आज अच्छा नहीं हुआ, हम कल अब ये 3 दिन का गैप मिला, इसमें जरूर पढ़ाई करेंगे। फिर हम 2 दिन 1 दिन वैसे ही घूमने फिरने में निकाल देते थे, नेक्स्ट डे एग्जाम की रात में पढ़ाई करते थे। तो ये सबके साथ होता है। हम लोग आज इस पोजीशन पे बैठे हुए हैं कि हम अपने बच्चों को बताना चाह रहे हैं कि स्ट्रेस से कैसे फेस किया जाए। मेरा सिंपल बच्चों के लिए यही एक मैसेज है और उनके पेरेंट्स के लिए कि वो बच्चों के ऊपर प्रेशर ना बनाएं, लेकिन आप बच्चों को इतना गाइड जरूर करें कि आप अपने जो आपको तैयारी करनी है, जो आपका एम है, उसको अचीव करने के लिए आपको किस ट्रैक पे दौड़ना है, उनको पाथ सही पता होना चाहिए। अगर किसी को पाथ सही नहीं पता, वो डिफरेंट बुक से तैयारी कर रहा है, पता जो उसे जैसे 12th की तैयारी है, उसे किस जैसे यूपी के बच्चों का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, जो यूपी बोर्ड के बच्चे होते हैं उनके वहाँ पे वो कुछ मॉडल पेपर्स आते हैं, उससे तैयारी करते हैं, सबसे सैंपल पेपर से तैयारी करते हैं। जो सीबीएसई के बच्चे होते हैं उनकी तैयारी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, जो आईसीएसई बोर्ड के बच्चे होते हैं उनकी तैयारी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। पहला हमें ये समझना है, जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि एंजाइटी जो रिस्पॉन्स होता है वो हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसको हम कहते हैं। जब भी हम डरे हुए होते हैं, जब भी हमें डर एंटिसिपेट होता है, जब भी हमें कुछ भी गलत लगता है, तो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम जो हमें कहता है क्या करना चाहिए स्ट्रेस को देख के, वो एक्टिवेट होता है। दूसरा होता है उसका ऑपोजिट पैरासिम्पैथेटिक, जो हमें काम करता है, जो हमारी ब्रीदिंग कंट्रोल करता है, जो हमारी थिंकिंग क्लियर करता है। एक्सरसाइज, गुड स्लीप और हेल्दी फूड। हेल्दी फूड मतलब जो घर का बना हुआ खाना कुछ भी हो, ये स्टडीज बोलती हैं, साइंटिफिक बहुत स्टडीज हैं, वो बोलती हैं ये तीनों चीजें आपका पैरासिम्पैथेटिक ड्राइव को इंक्रीज करती हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं अपने क्लाइंट को, एक्सरसाइज क्या करता है? एक्सरसाइज आपके बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है, क्योंकि बॉडी को नहीं पता क्या हो रहा है, आप दौड़ रहे हो, आप वेट उठा रहे हो, ये हो, बट आपकी बॉडी हैप्पी है, माइंड हैप्पी है, तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है, जो स्ट्रेस को झेलने की शक्ति है, वो ज्यादा हो जाती है। तो जब रियल स्ट्रेस आता है बॉडी में, चाहे वो एग्जाम स्ट्रेस हो, चाहे किसी भी चीज का डर हो, आपकी बॉडी एक लेवल के हार्मोन्स को तो वैसे ही झेल रही है, क्योंकि आप रोज एक्सरसाइज कर रहे हो, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। ये नहीं आपने मंडे को एक्सरसाइज की, फिर रविवार को मैं बीच में पढ़ रहा था। रोज कुछ टाइम एक्सरसाइज करो, टाइम पे सो, एक रूटीन हो, तो उससे जो ड्राइव है, जो आपका स्ट्रेस लेवल कम करे, वो ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है टू थिंक क्लियरली। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें कुछ बच्चों का ये भी है, ये मेरे मन में अभी ये क्वेश्चन आया कि जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि जैसे हम रात में स्टडी करते हैं और एकदम से उन्हें कहते हैं कि चलो थोड़ा सा नींद आ रही है, हम चाय कॉफी पीने चलते हैं या सिगरेट पीते हैं या वो स्मोक करने के लिए निकल जाते हैं। तो क्या ये वाकई जब हम स्ट्रेस में होते हैं ये उसके सिम्टम्स होते हैं, या चाय से हमारी नींद चली जाती है, या सिगरेट हमारे उस स्ट्रेस को कम करता है? ये क्योंकि आज के यूथ में ये बहुत बड़ा वो रहता है कि जैसे उन्होंने 3-4 घंटे पढ़ाई की, अब वो क्या करते हैं, जैसे कहेंगे चलो थोड़ी देर बाहर वॉक करके आते हैं, सिगरेट पीते हैं या चाय पीने चलते हैं। तो क्या ऐसा कुछ इसका कोई साइड इफेक्ट या सो सिगरेट्स क्या करती हैं, वो आपकी एंजाइटी लेवल को टेम्परेरी लो करती है, डिक्रीज करती है। सो वो जब स्ट्रेस आपका बढ़ने लगता है, जब आप एक लिमिट तक पहुंच जाते हो, तो बॉडी क्रेव करती है फॉर समथिंग। जैसे कई लोग आइसक्रीम्स खाते हैं, कई लोग स्वीट्स खाते हैं, आपने टीवी पे और एड्स में देखा होगा, ब्रेकअप हुआ, आइसक्रीम्स हो रही, इट इज जस्ट कि वो टेम्पररी डोपामिन जिसको हम कहते हैं वो हाई करता है, टेम्पररी। स्लीप क्यों इंपॉर्टेंट है? स्लीप बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो माइंड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस टाइम जैसे कंप्यूटर रीबूट होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जानी होती है, तो रिटेन यू नीड एटलीस्ट 6 to 8 hours ऑफ स्लीप। ये मल्टीपल स्टडीज कहती हैं।
तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल आल्सो ऐड समथिंग हियर। ये डॉक्टर आबिद का सवाल मुझे बड़ा अच्छा लगा, और एज अ साइकोलॉजिस्ट आई कुड टू थ्री एस्पेक्ट टू इट। कि एक तो इन्होंने बोला कि ज्यादा देर तक पढ़ते पढ़ते जो बच्चे हैं वो सिगरेट या किसी चाय कॉफी की तरफ क्यों बढ़ जाते हैं। तो हम एज अ साइकोलॉजिस्ट पहली बात बोलते हैं कि टेक रेगुलर ब्रेक्स, क्योंकि अब बहुत पढ़ते पढ़ते एक मोनोटनी सेटिंग हो जाती है, हम रिटेन नहीं कर पाते हैं उसके बियॉन्ड। तो एक तो ब्रेक हो गया बच्चों में। दूसरा कि जैसा सर ने बताया कि सिगरेट ले ली तो आपको क्या होता है कि स्ट्रेस रिलीव हो गया, डोपामिन लेवल मिल गया, तो वो बिहेवियर रीइंफोर्स हो रहा है। तीसरा, चाय कॉफी थोड़ा स्टिमुलेंट होता है कि आप नींद ना आए तो आपने ले ली। हालांकि साइकोलॉजी में इसको हम बैड कोपिंग कहते हैं, पैथोलॉजिकल कोपिंग है, आपको इमीडिएट रिजल्ट मिल रहा है, बट दिस इज नॉट समथिंग जो हमारे लाइफस्टाइल का या कोपिंग का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, तो आप ब्रेक लो। जैसे आप लंबा पढ़ते पढ़ते आप उठ के जाते हो, एक विद्यार्थी को ये भी दिख रहा है कि एक काम से, एक एक्शन से तीन चीजें सध रही हैं उनकी, तो ब्रेक भी हो गया, डोपामिन भी मिल गया, दिमाग भी फ्रेश हो गया, गुड। बट अगेन इट्स अ पैथोलॉजिकल कोपिंग, इट शुड नॉट बी रीइंफोर्स्ड। तो आप ब्रेक ले, लेकिन उस दौरान आप अपनी पसंद की म्यूजिक सुन सकते हैं, आप किसी से बातचीत कर सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, टहल के आ सकते हैं इन जनरल, but do not rely on cigarettes or too much of tobacco. But sleep and exercise, I feel that's very अच्छा, important. इसमें एक चीज आपने देखा होगा, एक 3 इडियट मूवी आई थी और उसमें जो एक कैरेक्टर था, मैं आई फॉरगेट द नेम, वो क्या करता था, डिस्ट्रैक्ट करता था अपने साथियों को कि जिससे कि वो उसके कंपटीशन में आगे ना आए, और वो उनके कमरे में मैगजीन डाल देते थे, तो वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कि जिससे कि उनका कंसंट्रेशन पढ़ाई से हटके वो मैगजीन पे चले जाए, वो क्लास में टॉप कर जाए। तो ये चीज भी देखने को मिलती है। कभी कभी फ्रेंड्स होते हैं कि उनकी अपनी पढ़ाई होगी, अब वो जैसे हॉस्टल में रहते हैं तो वो अपने रूम से निकलती हैं और चलेंगे कि चलो अब हम किसी अपने XYZ फ्रेंड के पास चलते हैं, उसको डिस्ट्रैक्ट करके आते हैं। ये जो टेक्निक चलेगी भी उस पे जो वो सब स्ट्रेस से बचना चाहता है, मतलब एस्केप करना चाहता है। वो जो बच्चे एक्चुअली पढ़ रहे हैं वो तो शायद मैगजीन साइड में रखते हैं, जो वैसे भी एस्केप करना चाहते हैं उनको एक मौका मिल गया कि एक्सक्यूज मिल गया कि हम इस मैगजीन पे ध्यान दें। नम्रता जी, आपसे एक सवाल और है कि जो बच्चे जो है, बच्चों का फ्रेंड सर्कल, यदि वो एग्जाम देने जाते हैं तो उस टाइम पर यदि अपने किसी फ्रेंड से मिलते हैं तो उनके फ्रेंड उनको इस तरीके से बोलते हैं कि भाई मैंने ये टॉपिक तैयार कर लिया है, तुम्हारा ये टॉपिक तैयार नहीं हुआ है, तो इस तरीके के जो कमेंट पास करते हैं उन पर, तो ये जो फ्रेंड का जो उनका नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो उन बच्चों पर क्या प्रभाव डाल सकते हैं? ये तो एग्जैक्टली ये बिल्कुल मैगजीन वाली ही बात है एक तरीके से। तो ये पेयर प्रेशर के तहत जैसे आ जाता है कि कई बार होता है कि सेंटर पे या एग्जाम से पहले भी कॉल पे, व्हाट्सएप पे दोस्त एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि मेरा इतना % हो गया या इतना हो गया। और जब इससे क्या होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान दे रहे हो तो आप ऑलरेडी स्ट्रेस में आ जाते हो, आप अपनी स्ट्रैटेजी भूल जाते हो। आप भी एक स्ट्रैटेजी के तहत ही पढ़ाई कर रहे होगे, आप प्रेशर में आ जाते हो एक दिन उसके लिए। सो क्या होता है, जब भी आप प्रेशर में हो, स्ट्रेस्ड हो, तो आपकी जो बेसिक कॉग्निटिव फंक्शंस है जैसे कि कंसंट्रेशन की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, रिटेनिंग की, वो सब ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। ठीक है, आप नर्वस हो गए तो जो भी आपकी मतलब एक कैपेसिटी थी वो कम हो गई, उसका असर आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस पे आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसे में कहना चाहूँगी बच्चों को कि वो अपनी पढ़ाई पे भरोसा रखें, अपनी स्ट्रैटेजी पे भरोसा रखें, जितना पढ़ा उस पर कॉन्फिडेंट रहें कि ठीक है ये मैंने पढ़ लिया है अपने हिसाब से, अब जो होगा हम एग्जाम में पेपर लिख के आएंगे। ठीक है, ज्यादा प्रभावित ना हो। इसमें थोड़ा सा मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जैसे आज के टाइम में बच्चों में बहुत वो रहता है कि हम ग्रुप स्टडी के लिए जाते हैं। ग्रुप स्टडी बहुत अच्छा होता है अगर हम कोई टॉपिक ऐसे लेते हैं। मुझे अपने मास्टर टाइम में याद आता है, हम मास्टर टाइम में मैं बहुत सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता था, तो कुछ टॉपिक जैसे मुझे क्लियर नहीं होते थे तो मैं अपने टीचर के पास चला जाता था, मैंने सर इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। उन्होंने मुझे सिर्फ टॉपिक को ब्रीफ किया। और कभी कभी तो ऐसा हुआ कि मुझे अपने मास्टर टाइम याद आ रहा है कि हम ग्रुप स्टडी कर रहे थे और मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो सिगमंड फ्राइड के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, ड्रीम एनालिसिस के ऊपर। मैंने वो क्वेश्चन छोड़ दिया था, मैंने उसे नहीं पढ़ा था, मैं अपनी तैयारी कर रहा था। मैंने उनके सिर्फ जब मैं वो पढ़ाई कर रहे थे मैं सिर्फ सुन रहा था और मैं अपने कुछ और तैयारी कर रहा था। नेक्स्ट डे जब एग्जाम में देखा तो सिगमंड फ्राइड का क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी उसमें आ गया कि ये आपको करना ही है 20 मार्क्स का। तो आई शॉक्ड, लेकिन मेरे दिमाग में वो सब चीज थी जो वो डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने उस क्वेश्चन को इतने अच्छे से किया, बाद में मेरे फ्रेंड ने पूछा तूने तो ये पढ़ा ही नहीं था। मैंने कहा तुम लोग तो पढ़ रहे थे ना, वो मैंने सुना
और वो मैं अपने वर्ड में कन्वर्ट करके लिख के आ गया। तो कभी कभी ग्रुप स्टडी ये बेनिफिट होती है कि हम टॉपिक डिस्कस करते हैं, बच्चे कंबाइन स्टडी करते हैं तो ग्रुप स्टडी बेनिफिट होता है। लेकिन मैं फिर भी बच्चों से कहना चाहूंगा कि ड्यूरिंग योर एग्जाम पीरियड आप अपना ये मोबाइल फोन ये अपने से दूर कर दीजिए। अगर आपको अपने फ्रेंड के साथ ग्रुप स्टडी भी करनी है, आपको पढ़ाई भी करनी है तो लैपटॉप यूज कीजिए, मोबाइल फोन को बिल्कुल हटा दीजिए। आपकी 50% एग्जाम एंजाइटी इस मोबाइल की वजह से होती है। पता चला आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके फ्रेंड का फोन आ गया, उसने पूछा क्या तैयारी कर ली, बोले मैंने तो ये पढ़ लिया, जैसे अभी आपने बताया कि मैंने तो इतनी तैयारी कर ली, उसे एंजाइटी होगी मैंने तो अभी मेरी तो 25% है। लेकिन जब आपके पास मोबाइल, पता चला आपने मोबाइल फोन किया, आपके किसी दोस्त का फोन आ गया, हो सकता है वो आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो, ये भी आज के टाइम में, क्योंकि इस एस्पेक्ट को भी हम लोग नहीं नकार सकते, क्योंकि ये आज के टाइम में टीनेज और एडोलेसेंट में बहुत कॉमन सी बात है। किसी बात में उनमें लड़ाई हो गई, पता चला कि कल पेपर है लेकिन उनकी लड़ाई हो गई, उस वजह से पता क्या हुआ कि उनका मूड खराब हो गया, अगला पेपर उनका खराब हो जाता है। तो इन चीजों को भी मैं यूथ से यही कहना चाहूंगा, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी हम बारे में बात कर रहे हैं, कि वो ड्यूरिंग एग्जाम पे वो इस मोबाइल फोन को अपने से दूर रखें और अपनी एक प्लान के तहत इस स्ट्रेस को यूज स्ट्रेस में लेके अपनी पढ़ाई करें। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि बहुत अच्छी से अपने जो भी आपके स्ट्रेटजीज है उसको सही से फॉलो करें। विशाल जी, अगर ये जो चीजें नम्रता जी ने बताई या डॉक्टर साहब ने बताई, अगर वो सारी चीजें अगर बच्चे फॉलो कर लेते हैं, और जो हम लोग एग्जाम स्टूडेंट को देखते हैं कि वो एग्जाम से पहले किताबें लिए बैठे रहते हैं। मैं एग्जाम से ये बोलता हूँ, जैसे हम लोग एग्जाम जब लेने के लिए जाते हैं, जब हमारी एग्जाम ड्यूटी होती है तो हम उनसे कह देते हैं अपने स्टूडेंट से, मैंने बुक बंद कर दो, चुपचाप अपना माइंड को बिल्कुल फ्रेश हो जाओ, जो आपने पढ़ा है उनको लेयर में आने दो। क्योंकि अगर आप एग्जाम रूम में जाने से पहले अगर आप अपनी स्टडी बंद नहीं करोगे तो जो आपने पढ़ा है वो खिचड़ी बन जाएगा, दिमाग में वो लेयर अप डाउन हो जाएगी। पता चला किसी का एग्जाम्पल आप किसी में दे के आओगे, तो इसलिए एग्जाम से आधा घंटा पहले अपनी पढ़ाई छूट देनी चाहिए कम से कम। और एग्जाम की रात में, जिस दिन आपका एग्जाम हो उस दिन आप एक हेल्दी स्लिप लेके एग्जाम देने जाएं। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होगा और आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाएगा, ये मेरा मानना है। जी डॉक्टर विक्रम जी, बच्चों के कुछ सवाल आए हैं हमारे पास। इसमें जैसे कुछ बच्चों ने ये भी पूछा कि जैसे वो कोई मूवी या सॉन्ग देखते हैं तो उनको वो पूरी स्टोरी उसकी याद हो जाती है, सॉन्ग याद हो जाता है, लेकिन किसी भी टॉपिक को या पढ़ाई में पढ़ते हैं इसको तो उनको वो याद नहीं रहता, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में उसको, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे हम याद रख सकते हैं? तो अगेन, जब वो मूवी या गाना सुनते हैं वो एंशियस नहीं होते, वो इंजॉय कर रहे होते हैं उस चीज को, इसलिए वो चीजें याद है। जब पढ़ाई या कोई, जैसे हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अपने से, कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊं, या मैं इतना पढ़ा है मेरे को उस IIT में चाहिए मुझे और कोई इंजीनियरिंग, जब वो स्ट्रेस आने लगता है। जैसे सर अभी एग्जांपल दे रहे थे कि मैं फ्रॉइड का सिर्फ उन्होंने सुना और वो अपना पढ़ रहे थे, क्योंकि वो उस समय स्ट्रेस में नहीं थे, सो माइंड ने सब कुछ एब्जॉर्ब किया। जैसे ये अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि काम डाउन बिफोर राइट स्टार्टिंग योर एग्जाम, वो वही है कि वो पैरासिम्पैथेटिक इंक्रीज होता है। तो गोल वही है कि कोई भी सिचुएशन हो, एग्जाम, लाइफ, आगे काम रहना चाहिए। अब मतलब जो इंग्लिश में कहते हैं बी काइंड टू योरसेल्फ। जी जी। तो उससे आपकी जो मेमोरी है वो एक तो फ्रेश रहेगी, एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म में जाएगी, चाहे वो कुछ भी हो। अगर आप मैथ्स को एंजॉय करके पढ़ोगे यू विल लव मैथ्स, बट अगर स्ट्रेस में क्वेश्चन मार्क के साथ इनसे पढ़ोगे तो वो गड़बड़। नम्रता जी, इसमें जो पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स स्ट्रेस को, बच्चे के स्ट्रेस को रिड्यूस करने में किस तरीके से अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं? पेरेंट्स का रोल इसमें बहुत क्रूशियल है विशाल जी। जैसे पेरेंट्स को भी एंजाइटी तो होती है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अपनी एंजाइटी किसी भी तरीके से बच्चों पे ड्यूरिंग द एग्जाम से पहले बहुत इस तरीके से ना शो करें कि बच्चे भी उसका मतलब उसके प्रेशर में आ जाए, ठीक है। तो दैट मीन्स कि पेरेंट्स को एक रीअश्योरिंग रिलेशनशिप प्रोवाइड करना होता है बच्चों को। इसमें वो एक नॉन वर्बली बच्चों को ये पता रहे कि अगर कोई भी डिफिकल्टी है, आई कैन ऑलवेज गो बैक टू माई पेरेंट्स और मैं उनसे इस बारे में बात कर सकता हूँ। और वो रिलेशनशिप उनको देना होगा। वो कैसे देंगे कि ठीक है आपको प्रेशर है, बच्चे को भी प्रेशर, लेकिन आपको ये कॉन्स्टेंटली बोलना होगा कि गिव योर बेस्ट, ठीक है। अब जितनी तैयारी हो गई है, ऐसा 1 महीने 2 महीने में, अब आप पूरे साल का आपको भी पता है कि क्या कर सकते हो।
अपनी पढ़ाई की क्या मेहनत की हुई है। तो आप हमेशा एक पेरेंट्स को बोलना ही होगा ये चीज़ कि पढ़ो नहीं तो फेल हो जाओगे, पढ़ो नहीं तो एडमिशन नहीं मिलेगा। इससे चेंज होके एक तो उनको बोलना होगा कि गिव योर बेस्ट। दूसरी चीज़ ये उनको एक रीअश्योरेंस देनी होगी कि देयर लव एंड केयर टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन इज अनकंडीशनल। वो एग्जाम या मार्क्स या परसेंटेज पे नहीं डिपेंड करता है। तीसरी चीज़ उनको पेरेंट्स को भी बतानी होगी और बच्चे को भी समझना होगा कि ये जो एक एग्ज़ाम है, बोर्ड का एग्ज़ाम, कैन नॉट डिसाइड कि वो आगे अपनी ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। ये बहुत ही मतलब छोटा फैक्टर है आपके आने वाली पूरी ज़िंदगी का, ठीक है। तो इसके पे एक इस एग्ज़ाम के बेसिस पे आपका रेस्ट ऑफ द लाइफ में डिपेंड करता है। और इसके तो कई सारे एग्जाम्पल हमने भी देख लिए अपनी ज़िंदगी में कि जिन बच्चों को ऐसा लगता था कि वो कुछ नहीं करेंगे लाइफ में, आज की डेट में मेरे स्कूल के मेरे वो दोस्त लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे हैं। जिनके मैथ्स में अच्छे नंबर नहीं आते, साइंस में अच्छे नंबर नहीं आते, उन्होंने ह्यूमैनिटीज ले ली या कॉमर्स ले लिया, उनको लगता था कि कुछ नहीं करेंगे, आज की डेट में वो IIT से ज़्यादा पैकेज है, उनकी ज़्यादा अच्छी लाइफ है। एंड दिस इज समथिंग आई कैन टेल विथ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है। तो वो एक रीअश्योरेंस पेरेंट्स को देना ही होगा कि वो सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर हावी ना होने दे बच्चों पे, और बच्चों में रीअश्योरेंस ले कि व्हाटएवर देयर डिफिकल्टी इज दे कैन ऑलवेज टॉक टू देयर पेरेंट्स अबाउट इट। बात कर सके वो पेरेंट्स इस बारे में। जी, हमारे पास समय का भी बहुत अभाव है। अब हम छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब शुरू करेंगे। डॉक्टर विक्रम जी, एग्जाम से पहले रिवीजन पूरे सब्जेक्ट का करें, किसी खास टॉपिक का, या कुछ नया पढ़ने की सोचें? अगेन आपका गोल क्या है, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है कि कितना। अगर आपने रिवाइज किया हुआ है तो आप नया पढ़ सकते हैं, बट जो आपने रिवाइज, जैसे अगर आपने पहले जो चैप्टर्स पढ़े हैं और जो आपको लग रहा है कि आएंगे, अगेन एग्जाम एक स्ट्रैटेजी होती है, वो एक वन डे नहीं है, इट्स अ टेस्ट मैच, कि आपको पहले से प्रिपेयर होना, एक स्ट्रैटेजी होनी है। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल दूं, मैं मैथ्स में, ठीक है, मैं साइंस मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, मैथ्स मेरा इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं था। तो मैथ्स का जब भी होता था, मैं एवरीडे आकर मैथ्स का कुछ ना कुछ करता था, थोड़ा बहुत, इवन इफ आई डिडंट लाइक इट, क्योंकि मुझे पता है कि मैथ्स में पास तो होना ही है, चाहे मुझे डॉक्टर बनना है तो साइंस करना पड़ेगा। सो डोंट गेट इनटू दैट पैनिक जोन कि अरे मैंने ये चैप्टर नहीं किया, वो चैप्टर। जितना आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करो एंड गिव योर 100%। जी डॉक्टर आबिसी, लर्निंग स्टाइल, कुछ टेक्निक्स जिससे बच्चे अच्छे तरीके से याद कर सकते, जैसे निमोनिक्स हो गया आपका, एक्रोनिमिक्स, या कुछ और भी स्टडी स्किल्स हैं? देखिए, इसमें सिंपल है कि लर्निंग टेक्निक्स का तो सिंपल ही, जैसे मैंने कहा, ग्रुप स्टडी, प्लस बच्चों को शुरू से ही अपने नोट्स बनाने चाहिए। अगर जो बच्चा क्लास में जो टीचर पढ़ाता है वो क्लास नोट्स भी बनाता है, और एग्जाम टाइम में हम जनरली अगर वो क्लास नोट्स को एक बार अच्छे से देख लें, कि कोई भी टीचर होता है जो बच्चों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, वो वही पूछता है जो उसने क्लास में पढ़ाया होता है। बच्चे ग्रुप स्टडी करें, प्लस जो अभी इससे हटके थोड़ा सा मैं ये बोलना चाहूँगा, कभी भी अपने आप को किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने आप को कंपेयर करते हैं किसी से भी, तो आप अपनी इंसल्ट खुद अपने आप करते हैं। पेरेंट्स कभी कभी ये कह देते हैं कि देखिए, वर्मा साहब के बेटा है तो उसके मार्क्स 90% मार्क्स आए, और शर्मा जी का बेटे के मार्क्स इतने परसेंट आए, वर्मा जी की बेटी वहाँ पढ़ रही है और आप तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो जी। या खान साहब का बेटा जो है वो लंदन चला गया और तुम नालायक के नालायक ऐसे बैठे हो। कभी भी अपने बेटों को दूसरों बच्चों से कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे की अपनी एबिलिटी है, उसका IQ लेवल अपना है, उसकी स्ट्रेंथ अपनी है। और मैं स्टूडेंट से भी ये कहना चाहूंगा कि अपने आप को कभी किसी से कंपेयर नहीं करो। अगर आप अपने आप को कंपेयर करते हो, आप अपनी इंसल्ट खुद अपने आप करते हो। जी नम्रता जी, एग्जाम से पहले एक रात जागे होंगे, तो कॉफी पीकर जाएंगे तो अलर्ट रहेंगे? उस रात तो आप जरूर जागे रह सकते हो, क्योंकि कॉफी स्टिमुलेट है, एक तरीके से ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, लेकिन अगले दिन एग्जाम में क्या होगा यह हमें पता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एग्जाम की एक रात पहले तो आप अच्छी नींद लें। इससे क्या होगा कि आप जो है, आप अपनी जो कॉग्निटिव एबिलिटी का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी कंसंट्रेशन अच्छी रहेगी, जो भी आपने याद किया हुआ है, जैसे एग्जाम के दिन एक दिन पहले जो भी पढ़ाई की है वो अच्छे से रिटेन रहेगी आपके पास, और आप उसको अच्छे से प्रोड्यूस कर पाओगे। लेकिन अगर आपने रात भर नहीं पढ़ाई, मतलब सोए नहीं हो, तो फिर वो सब चीजें रिजल्ट हो जाती है। जैसे कॉफी एक टाइम तक बॉडी में रहेगी, उसके बाद वो चली जाएगी, और बॉडी की जो स्लीप नीड है वो तो रहेगी। तो आप सुबह सो रहे हो, एग्जाम सेंटर में आपको नींद आने लगी, कंफ्यूजन, क्योंकि कॉफी तो आपके सिस्टम से बाहर हो गया, वो तो उस टाइम कॉफी आपको एक्टिवेट कर सकती है। जी डॉक्टर आबिसी,
अकेले बैठकर पढ़ना अच्छा है या ग्रुप में? देखिए वो डिपेंड करता है कि किस टॉपिक पे आप पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे मैथ्स है, आप अकेले बैठ के पढ़ाई कीजिए। आप साइंस है, न्यूमेरिकल है, आप अकेले बैठ के कीजिए। लेकिन अगर कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जैसे थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, जैसे साइकोलॉजी में आप कोई थ्योरी का पेपर पढ़ रहे हैं, कोई थ्योरी डिस्कस करनी है, पर्सनालिटी की कोई थ्योरी डिस्कस करनी है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था कि मेरे फ्रेंड्स ग्रुप स्टडी कर रहे थे, मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था, लेकिन वो डिस्कस करके हम पढ़ रहे थे, वो मेरे ब्रेन में जाता रहा, वो मैंने नॉलेज कर लिया, एक्नॉलेज किया, मेरे ब्रेन ने उसको एक्सेप्ट करते चले गए। तो जब नेक्स्ट डे वो क्वेश्चन है तो मैंने उसको आराम से किया। तो डिपेंड करता है कि किस पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं। ग्रुप कभी कभी ग्रुप स्टडी डिपेंड करता है कि ग्रुप स्टडी बेनिफिट होती है, कभी कभी ग्रुप स्टडी आपको हार्म भी कर जाते हैं। टीचर्स को भी बहुत सपोर्टिव मतलब माहौल देना पड़ता है, बच्चों को देना चाहिए इनफैक्ट, कि जिसमें वो पेरेंट्स की तरह, जैसे पेरेंट्स को भी मैंने बताया कि इनकरेज करें बच्चों को कि गिव योर बेस्ट। आप उसी तरीके से टीचर्स के भी यही सारे शब्द होने चाहिए कि उनको इनकरेज करें कि आप अपना बेस्ट देके आइए। एंड सेकेंडली, हर फील्ड में करियर है, इट्स नॉट अबाउट एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट। इस एग्जाम से अच्छी चीज़ ये होगी कि आपको ये पता चल जाएगा कि वेयर डज योर इंटरेस्ट लाई, आपका इंटरेस्ट कहाँ होता है, ठीक है, और उस हिसाब से उसको आगे हम गेज करके कोई ना कोई करियर, कोई ना कोई भविष्य में अच्छा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को तो नहीं पता है, बट एक टीचर उस पोजीशन में कि वो बता सकता है कि डोंट ओनली फोकस ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, या इतने परसेंटेज लाने से ही आप अच्छा करोगे लाइफ में, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बस आप एग्जाम निश्चिंत होके दो, गिव योर बेस्ट, जो भी रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे वी कैन ऑलवेज टेक गुड डिसीजन फॉर आवरसेल्फ। तो द वर्ड शुड ऑलवेज बी एनकरेजिंग। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा एट द एंड कि अगर स्टूडेंट, उनके पेरेंट्स, टीचर्स को लगता है किसी को हेल्प की जरूरत है, somebody is going through a stressful time, चाहे वो एग्जाम की वजह से और लाइफ में, seek professional help। बहुत टेक्निक्स हैं, बहुत मेडिसिन्स हैं which are कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नॉन एडिक्टिंग है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकती हैं, और वो अपॉर्चुनिटी जो किसी चीज की वजह से मिस हो रही है, बिकॉज जैसे हमने भी डिस्कस किया, डिप्रेशन एक रियल कॉज है जो आपका कंसंट्रेशन, अटेंशन और इनअटेंटिवनेस ला सकता है। ADHD, बहुत इस तरह की चीजें होती हैं और ये बहुत कॉमन है सोसाइटी में। सो सीक प्रोफेशनल हेल्प। इसमें ये भी कहना चाहेंगे कि जैसे आजकल पता हो, जैसे आपने टीचर्स का बताया, टीचर्स का इतना अहम रोल रहता है कि अगर वो जैसे बच्चों में कंपटीशन कराते हैं कि इस बच्चे की बेस्ट है, पता चला कि विशाल जी अपनी क्लास में बेस्ट हैं, तो कुछ टीचर होते हैं कि विशाल जी पे ही फोकस करके पूरी क्लास पढ़ाते हैं, वो उस बच्चे को नेग्लेक्ट करते हैं जैसे जो बच्चा वीक होता है। जबकि टारगेट ये होना चाहिए कि हमें उस वीक बच्चे को टारगेट रख के क्लास अपनी पढ़ानी चाहिए, जिससे कि विशाल जी तो है इंटेलिजेंट, वो तो अपनी क्लास को वो तो खुद पढ़ के भी अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं। और फिर दूसरा, मैं बच्चों से ये कहना चाहूंगा, अगर किसी वजह से आप इस एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो दुनिया खत्म नहीं होती। आप इस एग्जाम में फेल हो गए, आप अगले साल अच्छे से तैयारी करके अच्छे मार्क्स लाए। आप अगर 80% भी मार्क्स ला रहे हैं तो आप उसमें खुश रहिए, क्योंकि आपको एग्जाम लेना है, आपको एडमिशन लेना है। 80% मार्क्स, आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए होती है? दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले मेरिट बेस पे एडमिशन था, लेकिन अब वहाँ भी टेस्ट शुरू हो गया है, CUT अब आ गया है कॉलेज के लिए। आप वहाँ पे भी मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 50-60% रहती है। हमारे यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी में, जामिया में एडमिशंस होते हैं, मिनिमम 50% पे फॉर्म फिल होते हैं। हम ये कहते हैं, हमारा बच्चों से कहना ही है कि आप 50% मार्क्स पे लाके हम उन बच्चों को इतना बना देते हैं कि जब वो हमारे यहाँ से निकल के आते हैं तो उनके 80-90% मार्क्स होते हैं, क्योंकि वो कंसंट्रेट करते हैं। वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। वहाँ 70% वाला बच्चा भी बैठा है, 50 वाला भी बैठा है, दोनों एक लाइन में बैठे हुए हैं, दोनों की स्टडी है, लेकिन कभी भी हम उनको कंपैरिजन नहीं करते। तो टीचर का जो अहम रोल ये रहता है कि टीचर कभी भी अपने स्टूडेंट्स को डिस्करेज नहीं करे, उन्हें प्रमोट करें, उनको वीकनेस पे काम करें। अगर किसी बच्चे को साइकोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत है, किसी बच्चे को इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें और उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हुए उसको किसी प्रोफेशनल के पास रेफर करें। जैसे हर यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग सेंटर है, हमारी जामिया में यूनिवर्सिटी काउंसलिंग गाइडेंस सेंटर है, वहाँ पे बच्चे आते हैं, वहाँ पे हमारे यहाँ एक्सपर्ट काउंसलर हैं, उनके जो डायरेक्टर है प्रोफेसर अकबर हुसैन साहब, वो इतना अच्छा कर रहे हैं इस टाइम यूनिवर्सिटी के लिए। और क्योंकि UGC की गाइडलाइन है, हर यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग गाइडेंस सेंटर होना चाहिए। रीजंस ये है कि बच्चों को सपोर्ट नहीं मिल पाता, एक मेंटल जो उनकी इलनेस है उसके ऊपर बात, पहले तो लोग इस पे बात करते हुए डरते थे,
अब तो कम से कम एक्सेप्टेंस आई है, साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की एक्सेप्टेंस सोसाइटी में बढ़ी है। अब लोग बाग साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट पे बात करते हुए आते हुए डरते नहीं है। पहले डरते थे, पहले उनको ये लगता था कि लोग हमें पागल बताएंगे। वो जैसे मैं सीख प्रोफेशनल आप लोग। जी डॉक्टर विक्रम जी, अंत में हाउ टू इम्प्रूव योर कंसंट्रेशन पावर। सो अगेन जैसे हम लोग अभी यही डिस्कस कर रहे थे इनके क्वेश्चंस में कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन होना चाहिए। जैसे सर ने कहा डिस्ट्रैक्शंस बहुत है दुनिया में, बट वो हेल्दी लाइफस्टाइल जैसे एक्सरसाइज एंड गुड स्लीप ये कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि टीनेजर्स को पार्टी करना है तो ठीक है, वीकेंड पे आपने पार्टी कर ली, फ्राइडे सैटरडे, बट देन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे कम से कम 6 से 7 घंटा सोना, हेल्दी हाइजीन, गुड फूड एंड एक्सरसाइज एवरीडे, इट ऑल रिफ्रेशेस माइंड। अभी तक हम सोचते सिर्फ बॉडी के लिए, ये माइंड के लिए मोर है, एंड यू विल सी इंप्रूवमेंट इन कंसंट्रेशन बिकॉज इन चीजों से डोपामिन रिलीज होता है व्हिच इज रीइंफोर्समेंट न्यूरोट्रांसमीटर। इट विल हेल्प यू टू बी हैप्पी। सर हमारे दर्शकों को आप बताना चाहिए डोपामीन जो ये आप यूज कर रहे हैं, ये हमें तो पता है लेकिन आप दर्शकों को थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन करें। सो डोपामिन हमारी बॉडी का वो हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें मोटिवेटेड रखता है, जो हमें गोल्स की तरफ जाने के लिए बोलता है, जो हमें हैप्पी रखता है। तो बेसिकली इट्स अ फील गुड हार्मोन काइंड। अगर वो हाई रहेगा यू विल फील एक्साइटेड टू डू टास्क। जी नम्रता जी, अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगी पेरेंट्स टीचर बच्चों के लिए शॉर्ट में। एग्जाम का पीरियड है, जैसा हम कहते हैं ना किसी भी स्ट्रेसफुल टाइम में दिस टू शैल पास, मतलब ये टाइम भी, ये दौर भी निकल ही जाएगा। तो इसको बहुत ज़्यादा मतलब हवा बनाना नहीं है। जैसा आबिद सर ने भी बताया कि एक एग्जाम जो है इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं कि दुनिया ख़त्म हो रही है। जस्ट गिव योर बेस्ट एंड बिल्कुल आप रिलैक्स होके एग्जाम दे के आओ एंड वी विल सी उसके बाद क्या करना है। आज हमने तीनों एक्सपर्ट के साथ बहुत ही विस्तार से एग्जाम एंजाइटी के बारे में चर्चा की। तो इस एग्जाम एंजाइटी के बारे में मुझे भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और हमारी ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो आप तीनों ने इतना कीमती टाइम हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम अगले वर्ष अगले सेशन में हम आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।